अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं जूम लिंक पर शाहज़ेब जिलानी और आज कॉलर्स डे है तो हम आपकी ही बातें सुनेंगे। हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली शाह नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बेतहाशा बढ़ रही हैं कीमतें, IMF की बरकतें हैं 400 और बोल वाला हो रहा है आपका। थैंक यू शहबाज, सो मच थैंक यू। ठीक। ये चीनी की कीमतें सर 180 रुपए किलो पे पहुंच गई हैं। कुकिंग ऑयल 600 रुपए लीटर हो गया है। अशराफिया जो है वो एक तो उन्होंने अपनी कैबिनेट का साइज बढ़ा दिया है और तमाम मिल मालिकान जो है हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और चीनी की कीमतें जो है आसमान पे जा रही हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज का नोटिस लें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो हुक्मरान हैं इन्हीं की शुगर मिलें हैं और कीमतें आसमान पे जा रही हैं। पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर ये जो है इंपोर्ट करते हैं महंगे दामों और आवाम पिस रही है चक्की के अंदर। और दूसरा ये है कि सिंध के अंदर ना मोटरवेज बन रहे हैं और ना ML1 का काम सिंध से स्टार्ट हो रहा है। बरमुदा ट्रायंगल पहले घोटकी होता था, अब नवाबशाह शिफ्ट हो गया। यहाँ हादसा जो है ना बहुत ज्यादा हो गए हैं रेलवे के। तो इस पर जो है ML1 पे नवाबशाह से काम स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुना सकता हूँ कि जो जिस बिल में वफाकी वज़रा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एडवाइज़र्स की तनख्वाह बढ़ानी थी वो अब उसका अप्रूवल भी आ गया है। तो इन सब की तनख्वाहें तकरीबन 190% बढ़ गई हैं। तो दैट्स अनदर गुड न्यूज़ फॉर यू। तो अब वो जो कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमत में इजाफा होगा वो कम से कम इनके लिए मसला नहीं होगा। क्यों शाहज़ेब? बिल्कुल ऐसे ही है। और कामरान भाई ने कहा कि चीफ जस्टिस नोटिस लें, तो आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई है। उसके बाद वो नोटिस लेने वाला जो सिलसिला था वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो फंडामेंटल राइट्स के मामला को भी देखेगी। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमारे जो शुगर बैरन्स हैं वो किसी न किसी सूरत में हर गवर्नमेंट में रहते हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। पहले कहते हैं कि वो चीनी तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है तो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कमाते हैं। फिर कहते हैं वो शॉर्टेज हो गई और हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर उसमें भी कमाते हैं। और उसकी कीमत कौन अदा करता है? आप और मैं। जब चीनी की कीमतें जो है वो ऊपर चली जाती हैं तो फिर वी पे फॉर इट। और ये आज का नहीं, ये बरसों का शाखसाना है। तो हुकूमतें आती हैं जाती हैं लेकिन सिस्टम जो है वो कायम रहता है। हाँ। वो चलता रहता है। हाँ। और वो आपकी और मेरे एक्सपेंस पे चलता है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक ये नोटिस करने की बात है तो हमने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना, जस्टिस इज ब्लाइंड। तो मतलब नोटिस करने का तो सवाल नहीं पैदा होता ना फिर अगर आप ब्लाइंड हैं। एनीवे, शफीकुर रहमान साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, मुझे 2-4 बातें कहनी, मुख्तसर कहूँगा। पहली बात तो ये है कि अभी ऐलान हुआ दानिश यूनिवर्सिटी का, उनको ये फरमा दें कि भाई खुदा के वास्ते दानिश, बसीरत, अकल यूनिवर्सिटी हमें नहीं चाहिए। ये जो पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं इनके ही लोगों की जो 4-4, 5-5 माह तनख्वाहें नहीं आती है, पेंशन नहीं मिलती है, उसको ही पूरा कर दें। पहली बात तो ये हो गई। सही। दूसरी बात मेरी ये थी कि अभी सिंध पुलिस ने ये कहा कि कराची के कुछ इलाकों में बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं आएगी, लोग हेलमेट पहनेंगे। ठीक है, बेहतर चीज़ होती है, लेकिन क्या करें, हमने तो अपनी दुकानों में, घरों में, मोहल्लों में कैमरे लगा रखे। अब वो हेलमेट पहन के आपको पता ही नहीं वो कौन आदमी है, क्या है आदमी, कैसे किस चीज को वो करेगा। किसी चीज की कम से कम एक ऑपरेशनल वैल्यू तो देख लें। अब वो एक हेलमेट पहन के आया है, आपको कुछ नहीं पता वो कौन है और क्या कर रहा है और रेकी करके जा रहा है या दुकान लूट के जा रहा है। पहले तो कैमरे से पकड़ा जाता था, ठीक है ना। तीसरी बात ये कि भाई ये हर गाड़ी के अंदर 4-4 गार्ड बैठ के जो लोग घूमते हैं, जिनको गली का कुत्ता नहीं पूछता, वो पुलिस के हॉर्न हूटर बजा बजा के घूम रहे होते, हर जगह खौफ व हिरास पैदा करते हैं, कभी दुकानों पे, कहीं बाजार में खड़े। तो कैसे किसी आदमी को आप इनवाइट करेंगे कि भाई तुम आओ और पाकिस्तान में या कराची में हमारे साथ कारोबार करो? वो तो पहली फुर्सत में देखते ही कहते हैं भाई ये कोई मकबूजा इलाका है। और चौथी बात मेरी ये है कि भाई हमने ASF की स्कीम में प्लॉट बुक कराया था, अभी के अखबार ने पूरा सफा उसके ऊपर छापा और उसके बाद आज तक उसका कोई हल नहीं है।
वो कहते हैं कि आपको प्लॉट चाहिए तो वो सुपर हाईवे से आगे कोई जगह बताते हैं, वहाँ खरीद ले। भाई मुझे नहीं जाना सुपर हाईवे पे, बिल्कुल ना वो पैसे वापस। भाई आपको वो प्लॉट चाहिए जिसके आपने पैसे दिए हैं भाई, सीधी सीधी बात है। हमने उसके पैसे दिए थे, हमने बीच में रोक दिया था आपका अखबार सुन, मैं पूरा कॉल वो पढ़ के जो पूरा आपने एक पेपर निकाला था, अब वो कुछ नहीं कहते। ठीक है, चलिए बस बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं एक एक करके, क्योंकि आपने काफी अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। एक तो जहां तक दानिश यूनिवर्सिटी की बात है यार, पिछले हफ्ते भी शायद कुछ लोगों ने कॉल की थी और इसी इशू पर बात की थी कि यार जो है उनको तो चलाओ पहले, इससे कि नहीं यार इस कमेटी के ऊपर एक नई कमेटी बिठा देते हैं, उसके ऊपर एक नई कमेटी बिठा देते हैं। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब अप्रोच है। दूसरी बात, ये जो हेलमेट्स की आपने बात की ना, तो शाहजेब एक वक्त में किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। उसने कहा था कि यार अगर कोई बाइक पर आ रहा है और अकेला बाइक चला है, बाइक पर अकेला है और उसने हेलमेट पहनी हुई है, तो वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है या उसको अपनी सेफ्टी का ख्याल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो लोग आ रहे हैं बाइक पे और दोनों ने हेलमेट पहनी हुई है, तो फिर बच के निकलो वहां से क्योंकि ये कोई वारदात होने वाली है। ठीक है, तो ये एक रूल ऑफ थंब है, जो भी कराची में रहता है मेरा ख्याल है कि उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। आप आजमा सकते हैं अगली बार जब आप रोड पे निकले ना। गार्ड्स की बात बिल्कुल सही, और ASF हाउसिंग स्कीम जी, इस पर भी हमने कई बार रिपोर्टिंग की है। इस मुल्क में जो सबसे बड़ा स्कैम अगर है ना, तो वो है ये हाउसिंग सोसाइटीज वाला। और हर में आप यही सुनते हैं। बीच में एक वो PAF वाली भी थी शायद, अगर मुझे याद है, कई साल पहले। और इस तरह चलता रहता है। तरीका वारदात एक ही होता है, पैसे ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार वो कहीं नौशेरा के बाहर ना एक प्लॉट है, आप वो क्यों नहीं ले लेते, वो भी तो जमीन है। तो भाई नहीं चाहिए यार, जो जिसके हमने माल डाला है वो उसके वो हमें प्लॉट चाहिए। बहरहाल एक दफा आप इसमें फंस गए तो आई एम सॉरी, कोई ज्यादा चांस नहीं होता निकलने का। जी बिल्कुल जी। तो गुलाम मुर्तजा साहब हैं लाड़काना से। जी सर, मैं गुलाम मुर्तजा हूँ। जी सर। जी हाँ सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं गुलाम मुर्तजा लाड़काना से बात कर रहा हूँ। असल में सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सिंधु दरिया पे जो ये 6 कैनाल पंजाब बना रहा है, तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है और रियासत माओती है, उसके 4 बच्चे हैं, बलूचिस्तान, सरहद, सिंध और पंजाब। मैं ये कहता हूँ सर, मेरा सवाल ये है जिलानी साहब और खोड़ो साहब से कि रियासत में ऐसा तो नहीं होता कि रियासत एक बच्चे के मुंह से नेवाला निकाल के दूसरे बच्चे के मुंह में डाले, ये भी नहीं होना चाहिए। और पूरी सिंध मैं मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे। जी। और हाँ, और अभी सिंध में हालात ये हैं कि स्कूल के बच्चे हो, वकील हो, डॉक्टर हो, दानश्वर हो, और मेरे ख्याल में कॉम्प्रेस जमायतें हो। अभी तो पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है, अभी पीपल्स पार्टी भी एहतजाज की काल दे दी है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि उर्दू मीडिया से मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, पहले भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई खुदा के लिए हमारे आवाज को भी बुलंद सुनो, हमारे आवाज को भी बुलंद करो। आला ऐवानों के इक़्तिदारों के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं उनको सुनाओ कि भाई सिंध के बच्चे रोडों पे निकले हुए हैं, वो रो रहे हैं कि दरिया हमारी शहर है, यानी कि सांस की नाली है, हम दरिया पे कोई सौदा नहीं कर सकते। दरिया है तो सिंध भी रहेगा, दरिया नहीं रहेगा तो सिंध कुछ नहीं बने, सिंध का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिंध ये ऐसा बनो कि कब्रिस्तान बन जाएगा सिंध। और सिंध के पास है ही क्या, ये सिर्फ सिंधु दरिया के सिवाय सर यहाँ कुछ नहीं है। आप सिंध का रोड देखो, रास्ते देखो, आप जाओ थर में, आप जाओ सिंध के जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, हम तो काछा बोलते हैं, आप वहाँ जाके देखो कि लोग कैसे जिंदगी बसर, हम पत्थर के दौर के नीचे यहाँ सिंध के लोग जो है ना जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी काश्तकार हैं, मैं खुद मैं किसान हूँ, काश्तकार हूँ। हम अभी गंदम हमने उगाई है, कोई मार्केट में हमसे लेने वाला नहीं है सर। हम कदम पैदा करते हैं, ये जो लाहौर में बैठे होते हैं, कराची में बैठे होते हैं, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, मेरे मुल्क के जो भी बड़े बड़े शहर हैं ना, हम काश्तकार गंदम उगा के आपको बेच देते हैं, आप वहीं पे माशाल्लाह अपने बच्चों को खिलाते थे, वो हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हमसे कोई अच्छे रेट में तो ले। अगर हमारे पास पानी ही नहीं आएगा तो हम गंदम कहाँ से पैदा करेंगे भाई, चावल कहाँ से पैदा करेंगे,
यहाँ लोग मर जाएंगे। तो प्लीज मेरी उर्दू मीडिया को यही रिक्वेस्ट है ज़रार साहब, जिलानी साहब, कि देखो भाई सिंध के लोग भी पाकिस्तानी है, उनको आवाज को भी देखो, उनको भी जो है ना मीडिया पे कवरेज दो। यही मेरी रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है आप मेरी रिक्वेस्ट कबूल करेंगे और इस पे अच्छा तबसरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुलाम मुर्तजा साहब, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि जो सिंध की हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, अब उसने भी मुजाहरों का ऐलान किया है। शुरू में वो काफी तनकीद की जिद में रही कि उनके सदर साहब ने पहले हामी भर ली थी कि हाँ भले ग्रीन पाकिस्तान का मसला बनाए। आपको पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो समझ में आती है? देखें, पीपल्स पार्टी अभी प्रेशर में आ गई है ना। अब का बच्चा खड़ा हो गया है। ये बात स्कूल अभी मैं जिलानी साहब आपको बताऊं ना, मैं अगर आपका व्हाट्सएप नंबर हो मैं आपको वीडियो भी भेज सकता हूं। ये सिंध के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना बाराड़ियों के, वहाँ असेंबली से पहले सिंधु दरिया पे केनाल नामंजूर के नारे लगते हैं। वो पीपल्स पार्टी देख रही है। बिल्कुल मुर्तजा साहब, मैं सिर्फ आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अब देखिए, हम जाहिर है कि हम पूरी मीडिया की तो जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, हम मुश्किल से अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमने, मेरा ख्याल है कि अगर आप नवंबर से लेके आज तक करें तो कोई एक इशू शायद एक्सेप्ट फॉर बलूचिस्तान, कोई एक ऐसा एक इशू नहीं होगा जिसको हमने इतनी दफ़ा कवर ना किया हो। मतलब ये कनाल के इशू को, और हर एंगल से सर, मतलब पंजाब के काश्तकार को सिंध के काश्तकार के साथ भी हमने एक डिबेट की थी। फिर हमने नासिर मेमन साहब को, शाहजेब नसीर मेमन साहब के पास एक मुतबादिल प्लान है, हमने वो भी पेश किया है। तो हमने इसको जी बिल्कुल इसको कई बार हमने कवर किया है और हम करते रहेंगे। और देखिए, मैं तो कहता हूं कि सिंध पर जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा, लेकिन पूरी आपकी वफाकी जो ढांचा है ना, वो खतरे में आता है इस तरह के केस में। और बिल्कुल शाहजेब, जैसे हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का रिएक्शन एक रिएक्शन है, प्रेशर का रिएक्शन है, क्योंकि पूरा सिंध खड़ा हुआ है ना। तो अगर जहां तक मैं देख रहा हूं ज़रार, ज्यादातर लोग जो हैं वो उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, वफाक में वो इत्तेहादी है। सदर साहब ने पहले हामी भर ली, फिर ये जो पब्लिक रिएक्शन जिसकी अभी गुलाम मुर्तज़ा ने बात की, वो बिल्कुल शहर देहात, बच्चे हों, बूढ़े हों, कौम परस्त हों, दूसरे लोग हों, सभी इसको फील कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हों, दूसरे लोग हों, कह रहे हैं कि भाई पानी है नहीं, आप कैसे सिंध की हुक्मरान जमात इसकी हिमायत कर रही है। तो पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर लगता है कि एक रिवर्स गियर लगाया है, कम से कम पब्लिक डोमेन में, और ये पब्लिक का प्रेशर है जो उनको मजबूर कर रहा है कि वो अपनी पोजीशन जो है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक उससे हम आहंग करें। अब इस पे किस हद तक सच्चाई है, क्या ये एक पॉलिटिकल नीड है, ये एक डिबेट है। लेकिन बहरहाल अगर पीपल्स पार्टी ने एक पब्लिक पोजीशन ली है और वो लोगों की तर्जुमानी कर रही है, सिंध असेंबली ने करारदाद भी पास कर ली है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास, जिसका मुतालबा है कि वो बुलाया जाए, इसको कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से जो फोरम्स हैं उसमें लाया जाए और फिर डिसीजन किया जाए, ना कि जोर जबरदस्ती आप कर लें। मैं ब्रीफली ये बताऊं, पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया, लोगों ने जहां वो जा रहे हैं लोगों से ये सवाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कौन सी कैनाल, किसने कहा कि कैनाल बन रही है। उन्होंने तकरीबन ये तासुर दिया कि कोई कैनाल का कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा कि इनॉग्रेशन हो गया उसका, हाई लेवल पर हुआ। तो उसके बाद से फिर शायद पीपल्स पार्टी को लगा हो कि अब ये पोजीशन जो है सस्टेनेबल नहीं है और हमें इसको रिविजिट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्फा लेते हैं और मजीद कॉल्स आएंगे। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद अली लगारी साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जी सर, मेरी किससे बात हो रही है? शाहजेब साहब से? दोनों से, आपकी मर्जी, आपने जिससे बात करनी है। जी दोनों से। असल में 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो लेडी डॉक्टर्स का जो इशू था, मैं उसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाह रहा था। मैं डिप्टी डीजी हेल्थ रिटायर्ड हूँ और 2009 में WHO और हेल्थ सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद ने एक सर्वे किया था, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। तो उस सर्वे में देखना यह था कि हमें जितनी भी हेल्थ की जो सब स्पेशलिटीज है और पैरामेडिक्स वगैरह हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने जो है ना हमें पैरामेडिक्स चाहिए, कितने नर्सेज चाहिए,
कितने टेक्नीशियन चाहिए, कितने हमें जो है वो स्पेशलिस्ट चाहिए, क्योंकि हमारा कोई प्लान जो है ना वो सिस्टम है नहीं हेल्थ का। हम तो ऐसे ही डॉक्टर भी बना रहे हैं और पैरामेडिक्स भी बना रहे हैं, हम जुगाड़ पे चल रहे हैं ना सर। हाँ, तो अब वो सर्वे हुआ था, उस सर्विस की मैं सिर्फ रिकमेंडेशन बता, जो मेजर एक रिकमेंडेशन थी उसमें आखिरी जो उसका कंक्लूजन जो सेशन हुआ था इस्लामाबाद में, तो मैं प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर था उस सर्वे का, तो मैं उस कैपेसिटी में जो है सिंध का, तो उस कैपेसिटी में मैं भी वहाँ जो है था। तो WHO ने रिक्वेस्ट की थी सेक्रेटरी हेल्थ को कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें उन्होंने ओपन मेरिट कर दिया है डिस्ट्रिक्ट्स में, मेल फीमेल वो जेंडर खत्म कर दिया है, जिसकी भी मेरिट है उसको आप डिसीजन दे दो। तो WHO का कंसर्न ये था कि अगर इस तरह से आप करेंगे तो 70-80% जो है ना वो फीमेल्स जो है ना वो आ रही हैं, तो आगे आपको रूरल एरिया में या कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं जैसे ऑर्थोपेडिक है, इमरजेंसी है या न्यूरो सर्जरी है या कोई है, उसमें आपको जो है ना वो डॉक्टर्स की बहुत ही शॉर्टेज जो है ना हो जाएगी आगे चल के, जो अभी हो रही है। मैं सिर्फ सिंध की बताऊं, थरपारगढ़ में जैसे 300 से ज्यादा जो है ना वो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर्स हैं, उमरकोट में है, जामशोरों में है या जो है वो खैरपुर में है, तो वहाँ जो पेरीफेरी में कोई भी फीमेल डॉक्टर जो है ना वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे जो भी PHC लेवल के प्राइमरी हेल्थ केयर के जो है ना वो उस दिन जो बैठे हुए थे एक साहब, वो तो सिर्फ 300-350 लेडी डॉक्टर्स की इंगेज जो है ना वो ऑनलाइन की बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए और इसकी एक कोटा बनानी चाहिए। 50-50% मेरिट पे अगर 50% मेल 50% फीमेल भी कर दें तो आगे चल के जो ये शॉर्टेजेस जो आ रही हैं ये कम से कम नहीं होंगी। अच्छा लखारी साहब, आपका 70% जो है वो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स, वो घर जाके बैठ जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। जैसे उस दिन वो डिस्कशन हुआ था, मैं वो रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। 2009 से गवर्नमेंट इसको जो है ना वो सीरियसली नहीं ले रही है। अच्छा लखारी साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि आपकी ये फील्ड है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। फर्ज करें कि अगर ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि 50-50 कर दें, कोटा कर दें, जिन दूर दराज इलाकों की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपका ख्याल है कि जो मेल डॉक्टर्स हैं वो विलिंग होंगे वहाँ पोस्ट होने में, या उनके भी कोई एतराज़ात होंगे? वो वहाँ रह जाते हैं, उनको मोबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं। सही, ठीक है। फीमेल डॉक्टर जो है ना, मुझे फार फ्लिंग एरियाज में मसला होता है, फीमेल डॉक्टर्स का रहना बहुत बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने थरपारगढ़ का जिक्र किया, उमरकोट का जिक्र किया, क्योंकि हम फील्ड में रहे हैं तो हमें पता है कि कितने इश्यूज जो है ना वो होते हैं। लाइट नहीं होती है या मेजॉरिटी में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई वजूद ही नहीं है। ये भी फीमेल को जाने के लिए तो गाड़ी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी भी जो PPSI के सेंटर्स हैं वहाँ पे 4-5 डॉक्टर्स जो है ना वो मिल के एक ही गाड़ी में जाती हैं और एक ही गाड़ी में जो है ना वो वापस आती हैं। तो ये जो है ना वो चल रहा है सिलसिला अभी। ठीक है, और कुछ ठीक है लखारी साहब, आई थिंक एक अच्छा है, बिकॉज आखिरकार ये मतलब यही लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं शाहजेब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैं हमारे देखने वालों के लिए जिन्होंने शायद मिस किया प्रोग्राम, ब्रीफली सिर्फ मैं रिमाइंड करा दूं कि परसों हमारे प्रोग्राम में आए थे असद भट्ट साहब, राइट? अब्दुल्ला भट्ट जी, अब्दुल्ला भट्ट, सॉरी। और उन्होंने हमें ये बताया कि जिस तरह हमारे यहाँ उन्होंने कहा लड़कियां ज्यादा काबिल हैं, ज़हीन हैं, और जब मेडिकल के ये एडमिशन्स का मामला आता है तो वो ज्यादा तादाद में उनके एडमिशन्स होते हैं बिकॉज दे परफॉर्म वेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो MBBS कर लेती हैं तो उनमें से कई ऐसी हैं जो फिर घर बैठ जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं करते। इस तरह से जो खर्चा हुआ होता है वो ज़ाया हो जाता है, सीट भी ज़ाया हो जाती है। तो ये लगारी साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है विच आई डिड नॉट थिंक अबाउट, कि ये तो एक अच्छी बात है कि इस प्रोफेशन में खवातीन ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन फिर अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो जाहिर है, और जो हमारे ये जो कल्चरल लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज हैं उसको देखते हुए मे बी इट इज वर्थ सॉर्ट ऑफ रिविजिटिंग। हालांकि हम इस हक में नहीं है कि जेंडर बेस पे जो है वो सीटों का कोटा होना चाहिए, लेकिन अगर आपने मुल्क चलाना है, काम भी चलाना है, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये सही अप्रोच होगी, लेकिन इट इज फूड फॉर थॉट। हाँ, इट इज फूड फॉर थॉट। आई मीन इसमें थोड़ी सी आप ट्विकिंग कर सकते हैं अब अगेन, और जैसे आपने कहा ना कि आपने ये बात सोची नहीं, हम ये बातें सोच ही नहीं सकते क्योंकि जो बंदा एक्चुअली जिसने काम किया है ना महकमे में और जो फील्ड में काम किया है उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत एक एक बड़ा यूजफुल पर्सपेक्टिव होता है। जी, अगले कॉलर कौन है हमारे पास?
मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर साहब, जिलानी साहब, आज 20 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक के रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया था। आज 1 साल 1 दिन हो गया और रावलपिंडी के जो विद्युत मेरे साथ रास्ते में हैं वो बार बार मुझे फोन करके याद कराती हैं कि सलीम भाई, एक केस में नेशनल बैंक ने पेमेंट कर दी है, जबकि दूसरा केस है एनुअल बजट इंक्रीज का, जिसमें 1000 लोगों को पेंशन उसको पेमेंट की है, 9500 लोग उसमें अभी रह गए और नेशनल बैंक पेमेंट नहीं कर रहा। और हमारे जो मेन पिटीशन है इफ्तिखार रंजन साहब, वो 65 साल की उम्र में केस लेके चले थे, आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। और अभी 1 हफ्ता पहले उन्होंने सीएम दाखिल की है और एक अर्ली हियरिंग की दरखास्त सलमान नकम राजा साहब के जरिए दी है कि भाई हमारे केस को फिर लगाया जाए, इसको सुन दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रही सर कि ये 26वीं तरमीम जो आईनी तरमीम आ रही थी जब सितंबर के महीने में, उस वक्त वजीर कानून और हमारी हुकूमत के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमारा 10 लाख वोट हो गया, लोअर कोर्ट में 32 लाख केसेज है, हाई कोर्ट में 18 लाख केसेज है, सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख केसेज है। तो आप मुझे बताइए सर जी खोड़ो साहब, जिलानी साहब, फिर हमें 26वीं तरमीम से क्या फायदा हुआ? तो आप ये देखिए ना, 9,500 लोग ये बैठे हैं और 3,500 बिजनेस हैं जिनकी कम से कम पेंशन 4,500, 5,000, 6,000 है। ये बजट इंक्रीज मिलेगी तो हम ये हमारी पेंशन हमारी सेवाएं हैं ये किसी काबिल हो जाएंगी, इनकी 18-20,000, 35,000 के करीब माना पेंशन हो जाएगी। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं पिटीशनर पर मुझे पेमेंट कर दी बैंक ने, तो बाकी 9,500 लोग किधर जाएंगे? ये कहना चाहिए बजट इंक्रीज मिलेगी तो किसी मुकाम पर खड़े होंगे, इनके आने वाले दिन अच्छे हो जाएंगे, मगर ये बेचारे रुक जाएंगे। 9,500 लोगों का मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहें कि हमारे केस का खास ख्याल करें, नेशनल बैंक की पेंशन का, ये विदेश का ख्याल करें। 3,500 विदेश है और बेचारी रो रही है, यकीन करें 4,500 पेंशन है, 4,500 महंगा पेंशन, आप खुद अंदाजा लगाए सारा। मैं 10,000 साल से 31 लेता था, मेरी 7 टाइम इंक्रीज होगी बजट इंक्रीज के बाद। इसी तरह और हमारी जो पेंशन है इनकी पेंशन में इजाफा हो जाएगा। तो आप प्लीज पहले की आपने बड़ी आवाज उठाई, हमारे लिए दरवाजा खुला। सही है, ठीक है। नहीं मोहम्मद सलीम साहब, हम मतलब कोशिश करेंगे कि वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए। आजकल वो ज़्यादा सुन नहीं रहे, लेकिन शायद अगर बहुत ज़ोर से चलाया जाए तो वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी। एक वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे के बाद कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। हमें अगले कॉलर है मोहम्मद मोहसिन साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। जी सर, मैं आज 3 मौजू पे बात करना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है सर। एक तो मैं ये जो मोटरवे बनाई इनके हवाले से, दूसरा हॉस्पिटल के हवाले से, तीसरा मैं खेलों के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी शुरू करें बिस्मिल्लाह। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, इतने एक्सीडेंट मैं देख चुका हूँ ना, ये जो मोटरवे बनाई है इन्होंने रावी से लेके आगे इधर यतीम खाने तक, इतनी गंदी मोटरवे बनाई है सर। इतने एक्सीडेंट, हैवी एक्सीडेंट हो रहे हैं पूरे लाहौर की। मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ जी, आपने कई बार जिक्र किया। से ये कहता हूँ अच्छा सर, एक तो बात ये होगी। दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में मैंने आपको पहले कहा था एक डॉक्टर बैठा होता है, वो कहाँ बैठा होता है? ओपीडी जब सुबह के मॉर्निंग टाइम होता है उस वक्त तो डॉक्टर ठीक होते हैं। इमरजेंसी में सर डॉक्टर एक होता है, तो जो डॉक्टर सब समझते हैं। अब देखिए उसमें से एमएलसी भी आनी होती है, मरीज भी चेक करने होते हैं। अब जब एमएलसी आ जाती है तो मरीज रोक देते हैं, वो मरीजों के लिए बहुत मसला बनता है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लिहाजा मरियम नवाज साहबा को देखना चाहिए। कौन से अस्पताल की बात हो रही है यार? सर मैं देखिए सर, मैं पहले भी कहा था, मैं आप ये बता नहीं सकता। अच्छा चले ठीक है। ये देखिए अच्छा सर, मेरी बात सुने। बहुत जब सर मरीजों को मेडिसिन भी नहीं मिलती जी, इमरजेंसी में मेडिसिन नहीं मिलती। अब जैसे हमारे हालात हैं, वैसे लोग आते हैं मेडिसिन के लिए तो वो आगे से पता चलता है ये मेडिसिन आपको अब नहीं मिलेगी, सुबह के टाइम मिलेगी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में किसी चीज की मेडिसिन नहीं मिल सकती? ये इन्होंने डॉक्टर लोगों ने अपना ही कानून बनाया। तीसरा सर मैं ये कहना चाहता हूँ खेल के हवाले से कि देखिए हमारे जो हैदर अली, आसिफ अली, आज पाकिस्तान मैच जीता है, सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद। हमारे अच्छा टैलेंट है वो जाया हो रहा है। हैदर अली, आसिफ अली को आपने देखा होगा कितने छिक्के चौके लगाने वाले बैट्समैन है। उसके अलावा हमारे पास देखिए आज स्पिनर बॉल को कितनी मार पड़ी है। हमारे पास इतना अच्छा स्पिनर बॉलर है बिलाल आसिफ। इन लोगों ने उनको बेचारे को साइड पे कर दिया हुआ है। हमारे जो स्टार हीरो प्लेयर, मैं कहता हूँ अब देखना चाहिए, जो क्रिकेट के जो हैं कोच वगैरह, इनको देखना चाहिए हमारा जो टैलेंट है वो जाया ना हो।
ठीक है जी सर, शुक्रिया। ठीक है, देखिए मोटरवे पे तो आपने कई बार बात की है। मेरा ख्याल है कि शायद मसला ये है कि जो लोग इन एक्सीडेंट्स में ज़ख्मी हो रहे हैं या खुदा न खास्ता जिनकी जान जानी है, वो बड़े मतलब ऑर्डिनरी किस्म के लोग होंगे ना, कोई बड़े लोग नहीं होंगे। तो शायद आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि अगेन खुदा न खास्ता किसी बड़े बंदे का एक्सीडेंट हो तो फिर समझ आएगी कि यार ये तो मोटरवे सही नहीं बना और शायद इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ऐसी मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। जहाँ तक अस्पताल की बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, तो मेरा ख्याल है कि ना मैं ना शाहजेब इतने क्वालिफाइड है कि हम इस पर कमेंट कर सकें। शाहजेब, अगर आप कोशिश करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं जो मशवरे देते हैं। हाँ। और जाहिर है उनका एक पैशन है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग है फील्ड की। हाँ। तो ठीक है, मशवरे आने दें। हाँ। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अब जहाँ तक स्पोर्ट्स है तो मेरा ना पैशन है ना इंटरेस्ट है, और ख़ास तौर पर क्रिकेट में। और इसकी एक वजह है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत टेंशन है कि मैं ये बला अपने सर पे मोल लूँ और फिर क्या हुआ इस टीम का, ये हुआ। और यार रहने दो यार, अपना बंदा काम काज कर ले, इससे बेहतर है कि दिल जला रहे और खून जला रहे 24 घंटे। आई नो आई एम अ माइनॉरिटी, लेकिन आई थिंक आई एम राइट। देखो, कैथारसिस भी नहीं होता यार। हाँ, या तो कोई खुशी मिले ना एक चीज से, इससे बेहतर कोई अच्छी मूवी देख लो यार, खाना खाने चले जाओ। ये मतलब 24 घंटे रोना धोना क्या फायदा है यार, और भी काम है दुनिया में। एनीवे, और बैट्समैनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये भी अच्छी बात है। क्या पता नहीं, मैंने टिकट देखा था, सुना होगा। ये कुछ नहीं है सर, ये आपको ने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करके फिर ऐसा एक पंच मारेंगे आपके मुंह पे कि आपकी सोच है यही होगा। देखना फिर लोग टीनियां तोड़ रहे होंगे, रोना धोना चल रहा होगा, गमार चल रहा होगा। मजहर अली शाह है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कल के प्रोग्राम पे बात करनी थी। मैंने देखा था, एक तो गए थे अपने जो चोटियां सर करने, लड़का ना या बच्चा था, बच्चा ही है, वो तो नौजवान है, बड़ी खुशी हुई। बच्चा ही है, हमारे लिए तो बच्चा है ना सर। कहा कि जो है सिंधी बाहर निकलना शुरू है। सिंधी काफी अरसे से बाहर रहे हैं और अंटार्कटिका तो नहीं गए ना सर। पुराना वो तो पुराना हो गया, जब कहते थे हमें ताना सुनने को मिलता था कि सिंधी घर से बाहर नहीं निकला। तो हर जगह दुनिया में पहले में खैर से। अच्छा, दूसरी मेन बात मुझे करनी है SIUT के मुतालिक। जी, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, कुछ 1.5 साल पहले मैं अपने भाई को लेकर गया था अपना। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इससे बेहतर इदारा कहीं कोई भी नहीं है। और जिस स्केल पे ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो उसका तो उसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। अच्छा, मेरे भाई का जो था, जब मैंने वहाँ मोस्टली देखा कि एक तरीके से सिस्टम चल रहा है, आप जाएं टोकन लें, अपने बारी पर आप डायलिसिस हो जाएगा, घर चले जाएं। लेकिन ये होता है कि कोई ऐसे मरीज हैं जिनके हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस होती है। और मैंने ये देखा कि अच्छा, मेरा तो घर इधर है, मेरा गांव से भाई आ गया, मेरे पास रुक गए। लेकिन ये देखिए कि भाई कोई पंजगोर से आ रहा है, कोई दुर्बत से आ रहा है, कोई कृष्ण और घुटकी से आ रहा है, वो 3 दिन के बाद उसको तो कहीं जाना नहीं है। वो चारों तरफ आप SIUT के देखें, वो औरतें, बच्चे और मरीज लेटे हुए हैं, वो किधर जाएं? तो मेरी ये गुजारिश है, मुखैर हजरात बहुत हैं कराची में, और इंशाल्लाह बहुत जो SIUT को दे रहे हैं वो भी बड़े स्केल पे दे रहे हैं। तो एक ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा हॉस्टल बना दें जो इस तरह के जो मरीज दूर दराज से आते हैं, जिनको हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस कराना होता है, उनके लिए कोई राश का इंतजाम हो सके। क्यों, गरीब गुरबा का घर यहाँ नहीं है, होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फुटपाथों पे सो रहे होते हैं। बच्चे, औरतें, मरीज, ये बेचारे ख्वार हो रहे हैं। तो ये अगर मैं आपके कह रहा हूँ कोई बड़े आदमी सुन रहे हैं, तो वो दीवान जैसे लोगों ने अपने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, जैसे रीजेंट प्लाजा लेके दे दिया किसी ने, तो इस तरह कोई हॉस्टल बना दे गरीबों के लिए, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह सर। और एक छोटी बात, अगर मुझे टाइम मिल जाए जी थोड़ा हल्की बात करनी, ये जो नया एक्ट आया है PEC एक्ट, तो इसमें कौन सा आप दोनों पैका एक्ट, आप साइबर कानून, ये बताइए कि हमें कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको जो है ये फोन उठाकर टटर करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं हो दरवाजे पर कोई आया हमें उठा के ले जाए। सर, तो जरा क्लियर करें मजहर साहब, जब आपके दरवाजे पर कोई आके खटखट आएगा ना, तो फिर ही आपको पता लगेगा कि कौन सी बात करनी थी और कौन सी बात नहीं करनी थी। उससे पहले नहीं पता लगेगा। हाँ, लेकिन ये जो रेड लाइन है, ये हमारा तो ज़रार के तो बाल सफेद हो गए, मेरे भी सफेद हो रहे हैं। ये इवन हम भी गारंटी से नहीं कह सकते कि कौन सी बात किसको कहीं नागवार गुजर जाएगी। तो इस मुल्क में सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है, अपनी जिंदगी, अपने घर वालों की। तो हमेशा सोच समझ के बात करें। और मेरा ख्याल है कि हमारे
मुल्क में अब लोगों में शऊर इतना आ गया है, बरसा बरस की हुकूमतें और मार्शल देख देख के, कि उन्हें पता है कि किस तरफ जो है ना नहीं जाना, क्योंकि वो वहां से सिर्फ बुराई आएगी। तो हम कलेक्टिव, हम में मुझे लगता है कि विजडम एक आ गया है कि हमें इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि हमें किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हक और सच की बात करनी भी है, किस अंदाज में करनी है, वो हजम भी हो, बात भी समझ में आ जाए, बस ये एक चैलेंज है हमारा। जी, मतलब लाइन कभी यहाँ होती है कभी यहाँ होती है, वो रियल टाइम में लाइन ना 24 घंटे मूव हो रही होती है, तो आपको खुद नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। आपने वो मैट्रिक्स फिल्म देखी होगी ना, वो जो कियानू रीव्स पर वो गोलियां चलाता है और बिल्कुल यूं बेंड ओवर हो जाता है, गोलियां जा रही होती है, फिर भी एक गोली लगती है उसे। तो दैट इज योर अच्छी एनालॉजी। आपने मैट्रिक्स तो देखी है ना शाहज़ेब? आप चलें, नेवर माइंड। जावेद खोड़ो है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिलानी साहब और खोड़ो साहब, एक हेलो। जी 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 जी। रिसेंटली एक इंटरव्यू में देख रहा था पंजाब के पॉलिटिशियंस के रिगार्डिंग टू बलूचिस्तान इशू। तो उसमें एक हमारे सीजन पॉलिटिशियन है चौधरी फवाद साहब, और सारे वो इंटरव्यू दे रहे थे कि गवादर जो था वो कभी बलूचिस्तान का पार्ट नहीं था, हमने खरीद के लेट 50s में हमने इसको बलूचिस्तान में शामिल किया। तो ये मैं पंजाब के पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करना चाहता था कि जख्मों पे मरहम रखें, जख्मों को कुरेदे नहीं। गवादर कभी भी कुवैत या मस्कत का या ओमान का इलाका नहीं रहा था। वहां से एक किसी दौर में शहजादा भाग के बलूचिस्तान आया था, तो वहाँ के खान अफकलात की फैमिलीज में से किसी बेटी की शादी हुई थी उस प्रिंस से। तो उस प्रिंस को ये गवादर जो था अपनी बेटी को जहेज में दिया गया था। ये पुराने दौर में रिवायतें होती थी, देखिए अपनी बेटी जहाँ ब्याई जाती थी किसी प्रिंस के साथ जो कहीं से भाग के आया होता था या उसे मुल्क छीना जाता था, तो वो जाते जाते वो जो प्रिंस था जब उसको दोबारा अपनी हुकूमत मिल गई तो उन्होंने वो तोहफा जो था अपने ससुर का वापस नहीं किया, अपने साथ ही ले गया। तो ये वापस जब हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खरीदा तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, क्योंकि ये बलूचिस्तान का ही हिस्सा था। अब आते हैं कैनाल्स के इशू के ऊपर, जो इस वक्त सिंध का सबसे बर्निंग इशू है। तो मैं थोड़ा सा इसको लेके जाऊंगा सखर बैराज के बनने के ऊपर। जब पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो सखर बैराज ने बनना था 1910 में। तो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो बैराज नहीं बन सकी। मगर सिंध में उस वक्त जो सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी, वो सब बड़े बड़े शहरों में रहते थे। सखर, लाड़काना, हैदराबाद, शिकारपुर, मीरपुर खास और कराची। उस कम्युनिटी ने उस दौर में इस बैराज बनने की सबसे ज्यादा मुखालफत की थी। मगर उस वक्त के जो हमारे मुसलमान पॉलिटिशियंस थे, जिसमें खोड़ो साहब के दादा भी थे, हमारे कायदे आजम भी थे और बहुत बड़े थे, उनके नाम अभी भी सखर बैराज पे लिखे हुए हैं। और उस वक्त के बम्बई के गवर्नर जनरल ने उनसे गारंटी मांगी थी, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो इसकी पैसे कौन देगा वापसी पे। तो इन जितने भी मुसलमान पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने कहा कि हम गारंटी देते हैं अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो। अल्लाह अल्लाह करके ये प्रोजेक्ट बना। बनने के बाद अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स सडनली चेंज हुई, स्पेशली सिंध की। सिंध ने बढ़ चढ़ कर जो है ना आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया, मगर कभी भी उस पूरी तहरीक में माइग्रेशन लफ्ज नहीं था कि यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे या वहाँ से लोग यहाँ आएंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि जो माइग्रेशन भी हुई तो उस कम्युनिटी को इस बैराज ना बनने की बड़ी सजा मिली। ये मुल्क 2 लाख तो है हिंदुस्तान हमारा, और यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ से लोग यहाँ आए। चले हमारा ये मुल्क बन गया, प्यारा मुल्क है और हमें इस मुल्क में रहना है। और सिंध असेंबली वाहिद असेंबली थी जिसने पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन भी पास किया था। तो जो इस वक्त इन बड़े शहरों में जो हमारी माइग्रेटेड कम्युनिटी आई है, उसने कभी भी सिंध के किसी भी बर्निंग इशू पे, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड्स का इशू हो, कभी भी न रोडों पे आते हैं न सड़कों में। तारीख बड़ी बेरहम है। मुझे ये डर लग रहा है कि उस कम्युनिटी को, या इवन अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि उनको भी ऐसा ही ना कोई सान्या पेश आ जाए।
कि एक बंदे ने कहा कि भाई वो कैनाल बनने और 50 जो है लाख क्यूसेक पानी जो है समंदर में गंदा चला जाता है। भाई समंदर में चला जाता है पता है, मगर जो इस पर लाइफ लाइन है सिंध की, उसके लिए तो तहरुक लेना सिर्फ ये स्पीकिंग लोगों का ठेका नहीं है। ये जो कराची में रहते हैं, मीरपुर खास में रहते हैं, जो भी सिंध में रहता है वो उसको इफेक्ट करेगा, इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमें एक वक्फा लेना है और फिर जो आखिरी कुछ कॉल्स हैं वो मिलेंगे। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हमारे साथ हैं कराची से इजाज अली सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिलानी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? खोड़ो साहब शुक्रिया। दोनों भाइयों को मेरा सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर बस ये है कि आखिरी मिनट चल रहे हैं तो मैं थोड़े जल्दी जाहिर है आजकल जो हॉट इशू चल रहा है ये अपना कैनाल्स के हवाले से, सबसे पहले तो हम दान टीवी के शुक्रगुजार हैं कि ये दान टीवी वाहिद चैनल है जो हमारे इस इशू को जो लेके बिल्कुल जो है आगे लेके चल रहा है। बाकी ये जो दूसरे चैनल्स है उस पर हमें मतलब कोई गाहे बगाहे कोई चीज नजर आ जाए कोई न्यूज में तो आती है, बाकी पता ही नहीं चलता सर इसमें ये पानी का जो मसला है ये तो आप जानते हैं कि ये सर आप अगर देखेंगे तो ये पता नहीं ये 100 साल 150 साल 1800 प्लस में जो है इसमें बहुत से जो सिंध के हमारे इंटेलेक्चुअल थे, इसमें खास करके हमारे रसूल बख्श पली जो साहब के बड़ा डॉक्यूमेंट है इस पे पानी के हवाले से, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। ये सर बहुत ही बड़ी जो है अंग्रेज के जमाने में भी ये हुआ था जब एंडरसन कमीशन बना, राव कमीशन बना, उस जमाने में भी ये थल ये चोलिस्तान के हवाले से इसको इरिगेट करने के लिए उस वक्त का प्लान है सर। तो उस वक्त अंग्रेज का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि हम एक जरखेज इलाके को बर्बाद करके और जो है बर्बाद इलाके को जरखेज करने जा रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो ये इससे पहले भी देखें तो सर ये जो आपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था जिलानी साहब ने कि ये मिसट्रस्ट की जो बात है ना 70 साल से जो सिंध के साथ ये जो हो रहा है इंतहाई देखें कि इसमें जो है ना बहुत ही बड़े जो है ना आपको साथ आप देखेंगे तो हकायक नजर आ जाएंगे। लास्ट जो सर 1991 का जो अकार्ड हुआ था वो भी यहाँ पे समझे कि जाम सादिक अली साहब की गवर्नमेंट थी और यही मियां नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था। उस वक्त भी सिंध के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, जो हमारा टोटल जो हिस्सा था पानी का वो कम कर दिया गया था। और फ्रॉम 1991 टिल 2020-25 उसमें आप देखें सुमरो साहब अभी भी जी आपकी बात बिल्कुल सही है। और अभी आपसे पहले भी हमारे 2-3 कॉलर्स ने ये इशू उठाया है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा कि हम सिंध के जो लोग हैं वो पंजाब से शिकायत करते हैं, लेकिन सिंध के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपर और लोअर की जो इनजस्टिस है, जो पानी चोरी होता है, जो ताकत वाला है डंडे वाला है वो गरीब का पानी ले जाता है, हम उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? आपका ये वाला इशू बिल्कुल जायज है और मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन एक सूबे के अंदर भी एक इनजस्टिस है, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? सर उसमें आपकी ये बात बिल्कुल बजाय, मगर देखें ना कि सर जो भी सिंध में जो बड़े बड़े जमींदार हैं वही पॉलिटिशियंस हैं, वही गवर्नमेंट्स में हैं, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है डाउन द लाइन जो है सर वही फिर उनके आलायकार बने होते हैं। तो इसीलिए आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि वो पानी के हवाले से जो बेचारा लोअर जो काश्तकार है जो वो सफर करता है सर, ये तो इंटरनल प्रोविंस के हवाले से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर जो पानी जो असल जो सही मिकदार में अगर कुछ आ जाए तो शायद जो है ना लोगों के लिए बेहतरी हो जाए। अभी अक्सर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो आपने सर एक जो पंजाब से भी एक काश्तकार आया था, सिंध का भी हमारे का आबादगार एसोसिएशन का शाह साहब हेड थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अपना पानी ले रहे हैं। सर आप 1991 का कार्ड भी देखे, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, खर साहब गुलाम मुस्तफा खर चीफ वो था, वापडा का मिनिस्टर था, उन्होंने हिस्टोरिक बुनियाद पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो आज तक जो है वो हिस्टोरिकली बुनियाद पे पानी हमें मिलता है, वो कभी मिलता है कभी मिलता ही नहीं है। वो खुद सर को साथ चीजें ये बना लेते हैं ना। तो अभी आप देखें ना। और दूसरा सर मैं एक अहम बात आपको बताना जा रहा हूँ, जब जरदारी साहब हुकूमत में नहीं थे तो आप देख लें मेरा ख्याल है मीर साहब को उन्होंने हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया था, उस वक्त उन्होंने ये कहा था मुस्लिम लीग नून के लिए कि ये ग्रेटर पंजाब के लिए पे काम कर रहे हैं। तो उस वक्त मीर साहब बड़े हैरान हुए थे, उन्होंने कहा था कि क्या आप ये बात होश आवाज में कह रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप देखिए सर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अल्लाह न करे हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हमारे मुंह में खाक, तो ये जो हो रहा है बलूचिस्तान के हालात आप खुद देख रहे हैं, KPK के हालात खुद देख रहे हैं। तो अभी ये कहीं वाकई वो बात सही तो नहीं हो रही जरदारी साहब की कि जी चलो जो बाकी जो सिस्टम हो रहा है तो इसमें जो बाकी पानी और केनाल
बना के जो है ना, कल को बाकी एक सिंध रह जाएगा तो सिंध तो देखें जो है ना, ये घूम फिर के ना हम उसी शुकूक व शुबात पे आ गए, मिसट्रस्ट पे आ गए, जिसकी वजह से ये सेंटिमेंट जो है ये और बढ़ता है। हम इसलिए बार बार हम यही कहते हैं कि जी के आप चारों सूबों को बिठा के फैसले करें, आईनी आपके पास फोरम मौजूद हैं, और अग्री करके करें तो हर बात को भूल हो जाएगी। जोर जबरदस्ती करेंगे तो शुक्र बात और बढ़ेगी। और जो सबसे अफसोस की बात है, अब दोनों के मैं मुखातिब होकर कहता हूं कि यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप यार एक अंधा देख सकता है कि जिस तरह आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप अपने वफाकी ढांचे को कमजोर कर रहे हैं एक ऐसे वक्त पर जब आपकी एक फुल फ्लेज्ड टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है केपी साइड में और एक फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में। तो इससे ज्यादा बेवकूफ काम मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। मुझे आई कांट कम अप विद एन एग्जांपल। लाइक आई मीन आपके मतलब 4 मसले अलग चल रहे हैं और कहता है यार क्यों नहीं मैं 5वां मसला खुद पैदा कर दूं। I mean, how dumb is that? How dumb is that यार? Anyway, अशरफ अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। बात ये है कि जैसे अभी वुज़रा ने और मुमलकत वुज़रा ने तरमीम के जरिए जो अपनी सैलरी बढ़ाई है 155%, सरकारी मुलाजिम ने क्या कसूर किया है? पता नहीं सर, वो मतलब ये तो अब वुज़रा से ही पूछना होगा। नहीं सर, उन लोगों ने अपने तौर पे तो अपनी सैलरी बढ़ा ली और सरकारी मुलाजिम के लिए अभी अपना वज़ीर खजाना साहब ने कहा कि उनके लिए हम कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, अपनी बढ़ा दी ना सर, तो बाकी वो कैसे बढ़ाएंगे? और सर IMF का वक्त भी चल रहा है, मगर उन लोगों ने इनको ये जुल्म नहीं हुआ। 1 से लेके 10 तक का जो मुलाजिम है बेचारा कम है उसकी सैलरी, वो कैसे गुजारा करेगा? अपनी इन्होंने 155% सैलरी बढ़ा दी। पता है मसला क्या है अशरफ साहब जी? वो वोट के जरिए अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, सरकारी मुलाजिम वोट के जरिए अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते सर। उन्होंने बुनियादी फर्क सिर्फ ये है। हाँ जी, अभी उन्होंने आइन में तरमीम की है, 1975 की कितने जी, वो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। सर तो मजदूर ने क्या किया है बेचारे, जो 40,000 35,000 या 47,000 कमा रहा है, उसने क्या कसूर किया, क्या गलती की है? उसने कसूर किया है कि वो पार्लियामान में नहीं है और वो इख्तिदार में नहीं। देखिए यार, मैं खुल के बात कर रहा हूँ आपके साथ यार, ठीक है? मैं आपके साथ मतलब हमदर्दी करता हूँ, हमदर्दी है, लेकिन तल्ख हकीकत ये है सर, ठीक है ना? सैलरी क्लास ने क्या जुर्म किया है कि यार आपने उनके ऊपर इतनी टैक्सेस लगाए? तो ये अनफॉर्चुनेटली वही होना यार कि जिसका जोर चलता है वो अपना जोर चलाता है, और जो सिर्फ बर्दाश्त कर सकता है उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। या फिर इस तरह जैसे आप कंप्लेन कर रहे हैं, हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं, हम इसी तरह अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। मेरे पास तो और कोई जवाब नहीं है इसका शाजिब। हाँ नहीं, अगर वाकई ये सिचुएशन जिस तरह से जा रही है ना, ये हमारे यहाँ अमीर तर, गरीब तर, महंगाई जो है उसने कुचल दिया लोगों को, बिजली के बिलों ने। तो किसी मरहले पे सोचना होगा। अगर आपके लिए जैसे ज़रार कह रहे हैं, अगर काबिल बर्दाश्त है तो बर्दाश्त कर, हाँ, वरना फिर आपने आवाज उठानी है, अपने आप को मोबिलाइज करना है, बाहर निकलना है, बोलना है, आवाज उठानी है। उसका नतीजा निकले ना निकले, लेकिन हक और इंसाफ के लिए आवाज को उठाना आपका हक है। बिल्कुल। वैसे मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि लोग मोबिलाइज हों। मतलब जिस तरह की कुछ ये जो कनाल वाला इशू है और भी बड़े इश्यूज हैं, तो क्या ये चाह रहे हैं कि लोग मोबिलाइज हो? क्योंकि एक दफा लोग मोबिलाइज हो जाते हैं ना, फिर उस जिन को बोतल में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। ये हमने माजी में बहुत बार देखा है। बहरहाल आज का वक्त इतना ही है, तो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।